गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने आपको मंजरी में बाल लीला, सूरदास और तुलसीदास के पद हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। कंप्लीट हो गया है बेटा ना? आपकी समझ में भी आ गया होगा ये दोनों चैप्टर, ये तुलसीदास और सूरदास दोनों आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आए हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं आपके मंजरी बुक का 8वां चैप्टर, स्कूल मुझे अच्छा लगा। जैसा कि आपको लग रहा है ये एक जापानी लड़की की कहानी है। इसकी जो लेखिका है उनका नाम है तेत्सुको कुरोयानागी। ये एक जापानी लेखिका है। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 9 अगस्त 1933 को टोक्यो शहर में हुआ था। ठीक है। और इनके पिता एक बहुत अच्छे वायलिन वादक थे, जो बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। इन्होंने टोक्यो के ही एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। ठीक है। और इनकी जो पुस्तक थी तोतो-चान, ये जो पुस्तक है ये विश्व प्रसिद्ध थी, जिसको कई भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया गया इनकी पुस्तक का। कौन सी पुस्तक थी इनकी लिखी हुई? तोतो-चान। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो हम शुरू करते हैं बेटा। कह रहा है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। व्यवहारिक का मतलब बच्चे जिस चीज के लिए यूज टू हो जाए, अभ्यस्त हो जाए। ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें कंफर्टेबल फील करें। ठीक है। लेखिका ने यही बताने की कोशिश की है। कह रहा है, एक बच्ची थी। बच्ची का नाम क्या था? तोतो-चान। तोतो-चान नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। ठिठकना मतलब रुक गई हल्का सा। अब तक जिस स्कूल में वह जाती थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। स्कूल का गेट कैसा था बेटा? पेड़ के 2 तने थे। तने जानते हैं ना? ट्रंक, जो ये दिखाई दे रहा है ना पेड़, आपने देखा तो वो पेड़ कैसा था? 2 ये बड़े बड़े जो ट्रंक थे उनका बना हुआ था, मतलब ईंट सीमेंट का नहीं बना हुआ था। उन पर टहनियां और पत्ते भी थे, क्योंकि वो पेड़ था तो उस पर टहनियां और पत्ते तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो तोतो-चान ने गेट को देख के क्या कहा? अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ बढ़ता रहता है ना बेटा। तोतो-चान ने कहा, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। वो बच्ची थी तो उसके अंदर एक जिज्ञासा थी। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी, मतलब वो अभी जड़ से लगे हुए थे। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके थोड़ा सा सर झुकाकर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। हवा चल रही थी इसलिए वो तख्ती क्या हो रही थी? हिल रही थी। तोमोएगा कुएन, उसका क्या नाम था उस स्कूल का? तोमोएगा कुएन। तोतो-चान ने मां से पूछना चाहा, तोमोए का मतलब क्या होता है? तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए कि वो क्या है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो देखा उसको उस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या ये सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहां स्कूल के मैदान में। उसने अपनी माँ को उधर दिखाते हुए पूछा। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो-चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। उसने सोचा कि अब तक तो उसने ईंटें और सीमेंट के बने मकानों में, रूम्स में उसने स्कूल चलते देखा है। ये तो पहली बार देख रही है कि ट्रेन में स्कूल चल रहा। ठीक है। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप से चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद तो तोतो-चान खुशी से चिल्लाई। उसने जब उस रेलगाड़ी को देखा तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसको उसमें पढ़ना शायद अच्छा लगता। और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम भी अंदर नहीं
तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। उसकी माँ ने उसे रोका, कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। माँ ने उसे रुकते हुए कहा, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल नहीं हुई हो। उन्होंने उनकी माता जी ने क्या समझाया, उसकी मम्मी ने, कि अभी तुम इसमें नहीं चढ़ सकती क्योंकि अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। अगर सचमुच स्टेज में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। कायदे मतलब एक अच्छे बच्चों की तरह। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी। माँ ने किसको समझाया, तो चांद को समझाते हुए कहा। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। वो जानना चाहती थी, शायद तो चांद शरारती रही हो। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार सेमी सर्कल टाइप में सीढ़ियां बनी हुई थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ, माँ ने पूछा। मन में भय था, कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी होकर तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी। पेशेंस रखते हुए माँ ने पूछा, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास लेकर और फुसफुसाई, क्यों? क्योंकि तो चांद ने क्या पूछा था, उस बच्ची ने ऐसा क्यों पूछा था? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्कूल किस में था? ट्रेन में था। तो एक छोटी सी बच्ची के अंदर जिज्ञासा थी, तो उसने कहा कि जब स्कूल ही ट्रेन के डिब्बों में है तो डेफिनेटली इसके जो हेडमास्टर होंगे वो क्या होंगे? स्टेशन मास्टर, हेडमास्टर ना होके। ठीक है, हेडमास्टर। और इन रेलगाड़ी तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था ना कि हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? माँ ने तो चांद को समझाते हुए कहा कि अब चलो उन्हीं से पूछ लेना। उनसे किससे? हेडमास्टर जी से। पर फिर उसके बाद तो चांद रुक गई। तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता ना? बन जाता नहीं। उनकी माँ ने तो चांद की माँ ने कैसे समझाया? उन्होंने समझाया कि तो चांद के पिता क्या थे? एक बहुत अच्छे वायलिन वादक, और उनके पास बहुत सारे वायलिन थे। तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पापा के पास तो बहुत सारे वायलिन हैं, तो क्या वो वायलिन खरीदने वाली दुकान बन गई? हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। उस बातों को समझते हुए कहा, हाँ माँ। हेडमास्टर जी। जब माँ और तो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तो चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? क्योंकि वो बच्ची थी और उसके दिमाग में बहुत कौतूहल था, एक जिज्ञासा थी जो जानने के लिए। माँ अकुलाई मतलब थोड़ा सा वो बेचैन हुई, पर इससे पहले कि वो कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। बच्चों के इस सवाल पे, तो चांद के इस सवाल पे हेडमास्टर जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। तो चांद ने कहा कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। हेडमास्टर जी ने तो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। हेडमास्टर ने क्या कहा उसकी माँ से? हेडमास्टर ने कहा कि आप घर जाइए, मैं तो चांद से बात कर लूंगा।
तो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा सामने बैठे सज्जन से बात करना मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो चांद बच्ची थी, फिर उसने सोचा कि मुझे इनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है, मैं तो इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है ना बेटा, इतना समझ में आया? स्टोरी इतनी समझ में आई? अब आगे पढ़ाए। इतनी स्टोरी समझ में आई ना बच्चा? जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई कि तो चांद अपने नए स्कूल में आई थी और क्या हुआ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हेडमास्टर साहब ने क्या किया, उसकी माँ को घर भेज दिया और तो चांद से खुद बात करने के लिए कहने लगे। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तो चांद की कुर्सी के सामने रखी, मतलब आमने सामने उन्होंने तो चांद को बैठाया। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें मुझसे अपने बारे में जो कुछ सब कुछ बताओ। उन्होंने क्या कहा? बच्ची थी तो उन्होंने कहा कि अब अपने बारे में तुम्हें जितना पता है सब मुझे बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। उन्होंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया कि बेटा आप जो कुछ भी मुझे बताना चाहते हैं वो सब आप मुझे बताइए, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तो चांद ने उत्सुकता से पूछा कि सर मुझे जो अच्छा लगे मैं वो सब बताऊं। तो चांद ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। वो क्या की, जब हेडमास्टर साहब ने कहा तो वो तुरंत बोलना शुरू कर दी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गडमड पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। गडमड का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आधा इधर से आधा उधर से, सब कुछ मिक्स था, फिर भी वो बोलती जा रही थी। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज चलती थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि उससे टिकट ना ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, आबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। तो चांद ने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तो चांद की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। ये सब बातें किससे बता रही है? तो चांद किससे बता रही है? अपने हेडमास्टर साहब से। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट लगाती। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वो गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर? तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे इतना सब कुछ बताने के बाद, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जानने की और बहुत बातें होती हैं बताने की भी। हेडमास्टर इस बात को जानते थे। उन्होंने क्या कहा था कि तुम अपने बारे में जो बता सकती हो बताओ। तो उसने ये सब बातें बताई, अपने घर के कुत्ते के बारे में, अपने पिताजी के बारे में और फिर बहुत सारी बातों के बारे में उसने बताया। ठीक है, मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं? हेडमास्टर जी ने पूछा। अब इतनी बातें सुनने के बाद भी हेडमास्टर जी ने क्या कहा तो चांद से? उन्होंने कहा कि क्या मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास अब कोई बातें नहीं हैं? ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में कुछ और नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। उससे लगा कि अभी तो बताने के लिए बहुत कुछ है और सर पूछ भी रहे हैं तो मुझे बताना चाहिए। अचानक उसने उसे कुछ उपाय सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसकी ज़्यादातर कपड़े उसकी माँ सीती थी, पर फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ में नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बागीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। कैसे घुसती थी? झाड़ियों का मतलब समझते हैं? जो पेड़ों से, मतलब पेड़ नहीं कह सकते, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनसे लोग अपने
बागीचे के चारों तरफ लगा देते हैं। उसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं जिससे लग के उसकी फ्रॉक फट जाती थी। क्या करती थी वो? दूसरों के बागीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से घुसती थी। कैसे? जो खाली जमीन होती थी वहाँ कटीले तार लगे होते थे, वो नीचे से जाते थे तो फ्रॉक उसमें लगकर फट जाया करती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे वह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। ये सब किससे बता रही थी वो? तो चांद अपने हेडमास्टर से। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का था। फ्रॉक इतनी बुरी नहीं थी, पर माँ को लगता कि कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ है। फूहड़ का मतलब थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, ढंग से नहीं बने हों। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चांद को कुछ और नहीं सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में उससे पहले किसी ने इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी। ना ही उनके चेहरे पर अरुचि का मतलब होता जिसमें इंटरेस्ट ना हो का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। ये किसने फील किया था? तो चांद ने। किससे बात करके? हेडमास्टर सर से। उस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क मीन्स एडल्ट व्यक्ति ने तो चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। मतलब कि तो चांद ने कितने देर तक कंटिन्यूअस बोला था? 4 घंटे तक। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थीं तो चांद की। उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थीं। मतलब तो चांद जैसा सोच रही थी अपने हेडमास्टर के बारे में, हेडमास्टर सर भी वैसा ही सोच रहे थे तो चांद के बारे में। ठीक है। दोपहर का भोजन, मतलब ये कि तो चांद का एडमिशन वहाँ हो गया। क्यों? ऊपर कहा था ना हेडमास्टर ने कि तुम कल से स्कूल आ सकती हो। अब दोपहर के भोजन के बारे में। अब हेडमास्टर जी तो चांद को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तो चांद पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियाँ उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तो चांद ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तो चांद को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब कि पूरे स्कूल में करीब 85 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तो चांद सोचने लगी, वो जो पहले स्कूल में थी उससे अलग ये स्कूल था। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या लाए हो? किसने पूछा? हेडमास्टर जी ने अपने बच्चों से। तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेज को घेरे में घूमते हुए कहा,
मेजों के घेरे में, मतलब गोल सी मेज लगी थी और उसके चारों तरफ वो घूमते हुए उन्होंने कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह क्या मजा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। उसे इस नए स्कूल में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और उसके मनपसंद चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, इसलिए उसको इस स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। हेडमास्टर जी हर एक मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। तो चांद का स्कूल जाना। हेडमास्टर के यह कहने के बाद कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तो चांद ने बेसब्री मतलब बहुत इंतज़ार से, बहुत बेचैनी से उसने इंतज़ार किया, अगले दिन का इंतज़ार किया। अधीरता से, बेसब्री का मतलब अधीरता भी होता है। इस सप्ताह से उसने किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था, तो चांद को नाश्ता देकर वह अपना लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से तो चांद के गले में लटका दिया ताकि वह खो ना जाए। क्यों? क्योंकि पास का मतलब आप आईडी कार्ड पहनते हैं ना, वैसे ही रेलगाड़ी से आने जाने के लिए एक पास बनता है, जस्ट लाइक अ टिकट। तो वो कहीं खो ना जाए, इसलिए माँ ने उसे क्या किया, एक डोरी में बांध के उसके गले में लटका दिया। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तो चांद ने चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुश थी, खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो। इस पूरी स्टोरी को पढ़ के मैंने आपको पढ़ा तो दिया, रीडिंग तो मैंने लगवा दी। बेटा क्या समझ में आया कि एक बच्चे थे, उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था और वो स्कूल कैसा था, पेड़ के तनों से उसके गेट बने थे। और तो चांद को ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी बातें हेडमास्टर जी ने बहुत ही रिलैक्स मूड से सुनी थी और उसके पास जितनी बातें थी, उसके मन में जितनी भी बातें थी, वो सब क्या किया था, उसने हेडमास्टर जी को बताया था। ठीक है बेटा ये तो मैंने रीडिंग लगाया है, रीडिंग आपको भी लगानी है। रीडिंग लगाना मेरा पर्पज़ नहीं है, मेरा टोटल मतलब है कि हमने तो इस चीज़ को रीड कर दिया, चैप्टर रीड कर दिया। रीडिंग आपको लगानी है बेटा, हमने पढ़ा दिया, इसका PDF हम भेज देंगे, लेकिन बेटा पहले आप इस चैप्टर का एक एक वर्ड रीड करिएगा, ढंग से पढ़िएगा। और फिर भी अगर मैंने तो अपनी जान सारा हार्ड वर्ड बता दिया, इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी होती है, इसमें कुछ कठिन शब्द लगते हैं, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैंने इन्हीं के बारे में बताया था, तेत्सुको कुरोयानागी, ये जापानी लेखिका हैं, इनके बारे में मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, आज की डेट पे इसकी वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है ना बेटा? हमने आपसे पिछली बार कहा था शाप मुक्ति में कि जो भाषा की बात होती है उसको भी आप पढ़ लिया करिए, कहा था ना बेटा? इसलिए क्योंकि भाषा की बात इसमें भी अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला कुछ करने के लिए ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, आपके बुक में है तो। पहला, निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट आपके पास हैं। आप इसको रफ कॉपी में करेंगे, फेयर कॉपी पे नहीं। ठीक है ना बेटा? पहला, स्कूल का भवन। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, कार्मल में पढ़ते हैं आप बताएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ वाक्य, फ्यू सेंटेंस
आपको लिखने हैं। स्कूल का आपकी बिल्डिंग्स कैसी है स्कूल की, आपकी तुम्हारी कक्षा और बच्चे, आपकी क्लास कैसी है और बच्चे कैसे हैं, वहाँ पे हैंड पाइप है या आप तो टैप यूज़ करते हैं, हैंड पाइप नहीं है तो आप फिर भी आप बता सकते हैं। जो भी 2-4 सेंटेंस मिलेंगे लिखिएगा ज़रूर। बेटा आप भी हैं घर पे, स्कूल का कोई अभी बर्डन नहीं है तो आप इसको रफ कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चौथा है हेडमास्टर। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल ना, तो आप उनके बारे में लिख लीजिएगा, सिस्टर के बारे में। शिक्षक शिक्षिका, आपके स्कूल में जितने टीचर्स हैं, जो भी सर हैं मैम लोग हैं, उनके बारे में 2-4 वर्ड लिख लीजिएगा, 2-4 सेंटेंस। आपका प्लेग्राउंड कैसा, खेल का मैदान कैसा, वो लिखिएगा। दोपहर का भोजन आपके यहाँ मिलता ही है, वो भी लिखिएगा। पढ़ना लिखना आपको कैसा लगता है, इन सब के बारे में। बेटा हम इसको इसलिए लिखने के लिए कह रहे हैं ताकि जब आप एस्से वगैरह कुछ लिखते हैं ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें उसके लिए आपको इजी बना देती हैं, क्योंकि आप जब सोचेंगे तभी इस चीज़ को लिखेंगे, है ना बेटा। फिर अब लिखिए कि आप इनमें क्या बदलाव करना चाहते हैं। अब आप इन सबको सोचना है, पढ़ना है। आप सोच के बताइए कि अगर आप होते तो क्या चेंज करना चाहते, अपने हिसाब से। अपने स्कूल के भवन का चित्र बनाइए। इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे। ये ट्रू फॉल्स है, सही विकल्प आपको लगाने हैं। तो चांद ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था। हेडमास्टर ने उनकी पूरी बात सुनी। दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर भोजन करते हैं। उपयुक्त सभी, यही होगा ना, सारी चीज़ें होंगी ना बेटा, तो सही। स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं, स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो रहते हैं उन्हें हेड को क्या कहते हैं। बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, कॉलेज और कारखाना। ये आप खुद सोच के लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको जैसा कि शाप मुक्ति में भाषा की बात को बताया था, इसको भी सुन लीजिए। भाषा की बात, आप जानते हैं विराम चिन्ह के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नांकित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाना आप लोग जानते हैं ना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये इसमें आपको लगाना है। आप पेंसिल से अपनी बुक में लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। थर्ड, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य प्रयोग करना। ये मेक अ सेंटेंस, आपको एक वाक्य बताना है। अचानक, ठीक है। मैं बाहर निकला, अचानक बारिश आने लगी, होने लगी। कर लेंगे। सचमुच, बेकार, दफ्तर, गंभीरता, ये सेंटेंस वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे ना बेटा। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, एकार्थी और अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप में एक ही अर्थ के लिए होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। और अनेकार्थी, ये है तो ग्रामर से रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हैं। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी आता तो है, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको समझा दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज देते हैं। वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।